Question?
अजान सुन लेते फिर क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, यहीं पर ही रुके, बस 5 मिनट अजान सुन लें। जी, मैं अब बात कर रही थी कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी कर लिया था कि कैनन जो है वो इस बात पे जो है वो रिलाई कर रहे थे कि इवेंट है और अराइजल सिचुएशन होती है और इमोशन सामने आ जाते हैं। तो हमने इस पिक्चर को देख के ये डिसाइड कर लिया था कि हमारे पास ये दोनों चीज़ें हैं, जो ये जेम्स की थ्योरी है और ये कैनन की थ्योरी है, कि दोनों चीज़ें इवेंट होते ही दोनों चीज़ें सामने आ जाती हैं और इसके बेस पर जो है हम दोनों को कंसिडरेशन पर लेकर आते हैं। फिर हम अब मूव ऑन हो रहे थे एक्सप्लेनेशन पे, यानी कि ये स्टेट कर रहा है कि फिजियोलॉजिकल रिएक्शन जो है वो इंडिपेंडेंटली होता है और ट्रिगर कर रहा होता है हर किसी के नर्व इम्पल्सेस पर। तो अब कैनन एंड बर्ड व्यू दैट के एक्सपीरियंस इमोशंस नॉर्मली बिकॉज दे बिलीव इमोशन अकर्स सेपरेटली फ्रॉम द बॉडीज अराउजल। ठीक है ना, तो बॉडी के फॉरम पे ही फॉरन जो है वो अराइज हो जाता है। बट क्रिटिज्म ये आया है कि भाई जैन्स जो कहते हैं कि जी फिजियोलॉजिकल अराउज अलार्म नहीं होता, उसके साथ इमोशंस कनेक्टेड हो जाता है, जो कि दिमाग से आपका जो है वो रेलिवेंट कर रहा है। अब इसके बाद हमने स्केचर सिंगर थ्योरी के हवाले से हम पढ़ते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर मार्शल की थ्योरी भी है, तो थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं।
तो ये इम्पॉर्टेंट थ्योरी जो है वो नाइनटीन 1962 में इन्होंने फोकस किया कि रोल ऑफ कॉग्निशन एंड एम्फसाइज कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं इमोशंस को और आप कैसे एक्सपीरियंस करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं अपने इन्वायरमेंट को। पहले आप कंपेयर करते हैं अपनी ज़ात से, फिर आप दूसरों को उसकी चीज़ की तरफ लेकर जाते हैं। अब इसके ऊपर जो है वो डिफाइन करने का क्राइटेरिया क्या है कि यहाँ डेफिनेशन किस तरह से आ रही है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आपका जो इवेंट है वो कॉजेज है फिजियोलॉजिकल, ठीक है ना। तो आप जब फिजियोलॉजिकली आप बात कर रहे हैं, जब हम फिजियोलॉजिकली बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो चीज़ें बिल्कुल सही अपने आप को जो है वो इंटरप्रेट कर रही हैं, ठीक है जी। तो अब ये ज़रा लेबल ऑफ रीजंस क्या है कि यहाँ पर रीज़न देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो रीजंस क्या है कि आपने लेबल किया है अपने इमोशंस को और फिर एक्सपीरियंस कर दिया। तो यहाँ यानी कि यहाँ पर इवेंट हुआ, अराइज हुआ और फिर रीजन देनी है और फिर इमोशंस आने। अगर इसको हम ये कैसे डिफाइन करें ज़रा हम ये देखते हैं। ठीक है, तो यू आर वॉकिंग डाउन अ डार्क एली लेट एट नाइट, योर फुट स्टेप्स बिहाइंड यू एंड यू आर बिगनिंग टू ट्रेम्बल, योर हार्ट बीट फास्ट, ठीक है ना। तो यहाँ अब आप क्या सोच सकते हैं कि आपको क्या चीज़ जो है वो प्रॉब्लम कर रही है। अब यहाँ जो ये अराइज किया गया कि रियलाइज करना है कि आपने कम्स फ्यूल दैट यू आर वॉकिंग डाउन डार्क एली बाय यू सेल्फ, दिस बिहेवियर इज डेंजरस एंड देयरफॉर यू फील द इमोशंस ऑफ फेयर। आपको खुद को ये पता चला कि ये बिहेवियर जो है डेंजरस है, तो दैट्स वाई वो फील जो है वो सामने नजर आ रही है, ठीक है ना। तो ये तो इन्होंने एक एग्जांपल दे दी। अब जरा टू फैक्टर्स थ्योरी की तरफ जाते हैं। यहाँ एग्जांपल्स बताने का मकसद ये है कि मैं अगर आपसे ये बात पूछूं तो ये स्केचर्स ने ही टू फैक्टर्स थ्योरी का जो है वो टू फैक्टर्स ऑफ थ्योरी जो इमोशंस हैं उनके ऊपर बात की है। तो यहाँ पर बात करने का मकसद ये था कि अब हम टू फैक्टर्स की तरफ जा रहे हैं, फिर मैं और इसको मज़ीद समझाऊंगी कि किस तरह से करना है। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो थ्योरी जो है वो दिस थ्योरी इज ऑल्सो नॉन टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशंस। मैंडलर 1984 पे और स्केचर एंड सिगर ने 1962 में जो है इसको डेवलप किया। अकॉर्डिंग टू दैम इमोशंस रिजल्ट फ्रॉम द psychological aroused as well as the cognitive appraisal evaluation of the situation। यानी कि एक तो साइकोलॉजिकल भी जो है वो क्लैरिफिकेशन आ रही है, इसके अलावा
एक कॉग्निटिव अप्रेजल्स होता है, और मैंने कॉग्निटिव का आपको बताया था कि कॉग्निशंस जो होती हैं वो एक्शंस पे रिएक्ट कर रहा होता है। इफ आई शाउट ऑन यू, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? या तो यू फील शाय, यू फील एंग्री, you feel shame, or you feel that you will no you will repeat your mistake again and again, or maybe not again and again. So it depends on your thinking कि why you think about that, और मैंने ये नाराज़गी या ये चीज़ें मैंने क्यों जाहिर की, ठीक है ना। अच्छा जी, अगर जूम बंद भी हो जाए तो फिर दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। Arousal come first and it's journal in nature. According to Stanley Sketcher, the experience of emotion is the joint effect of psychological arousal and cognitive appraisal, as both parts are necessary for an emotions to occur. यानी स्टैचर कह रहा है कि एक्सपीरियंस ऑफ इमोशन जो है वो एक जॉइंट अफेक्ट है, तो ये साइकोलॉजिकल जो है वो आपके पास आता है, और फिर उसका कॉग्निटिव जो है वो अप्रेजल आता है आपके पास, और फिर उसके बाद आप इसको नेसेसरी अपने इमोशंस में इंकर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, अब ज़रा इन्होंने बात तो कह दी, अब ज़रा इसको साबित कैसे करते हैं, ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम देख रहे थे कि जब हमारे पास देखें, मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपके पास अगर ये इमोशंस आ रहा है, आपके पास ये है जो है वो नफरत का एक जो है वो जरसूमा आया है, तो उसका पीछे बैक हैंड पे क्या चीज़ है, तो आप मुझे इस तरीके से डिफाइन करें। अगर खौफ को कैसे डिफाइन किया जा रहा है, तो हैप्पीनेस को आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो चाहे वो आप मुझे मतलब डायग्राम ये इस तरह से ड्रॉ नहीं करें, आप कोई बॉक्स से रिप्रेजेंट कर दें, एक स्केच बना दें, एक स्केच ड्रॉ कर दें। हम इसको भी ज़रा भी सीखते हैं कि हम करेंगे इसको कैसे, ठीक है ना। तो ये ज़रा जेम्स को और कैनन को हम पढ़ लेते हैं। जेम्स हमें कह रहे थे कि जी पहले सामने से एक गाड़ी आ रही है, और आपके पास जो है, ठीक है, सामने से ये गाड़ी आई और आपको जो है ये फील हुआ कि गाड़ी आ रही है, तो आप एकदम जैसे चौंक गए, और फिर आपको जो है ना वो डर लगने लगा कि अब गाड़ी बहुत करीब आ रही है और एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे ही ना, तो जो चौंकना है या वो जो एकदम जो आप सिजलिंग हो गए, ट्रिगर्ड हो गए, डरने लग गए, तो वो पहला इम्पैक्ट था। पहला इम्पैक्ट था कि आपका दिल एकदम बंद होने लगा, एकदम गाड़ी आ गई, जैसे हम कहते हैं ओह ये सामने गाड़ी आ रही है, ठीक है ना। इसी तरह जब कैनन ने ये कहा कि जी गाड़ी आ रही, इस खौफ को भी उसने अटेम्प्ट कर लिया कि फिजिकली हमारा हार्ट बीट जो होता है, और साथ साथ उसका दिमाग तक भी मैसेज गया कि अब आपको खौफ आ रहा है, ठीक है। ये बात तो हो गई थी इन दोनों की थ्योरी के हवाले से। अब यहाँ पर जो है वो स्केचर टू फैक्टर थ्योरी में क्या कह रहा है। स्केचर कह रहा है कि जो है यहाँ पर ये दोनों एक साथ आ गए खौफ, यहाँ बाद में आया, और यहाँ पर भी पहले रीजन दिया गया कि वो रीजन क्या है। जरा अब आगे हम देखते हैं कि रीजन आया पहले कॉग्निटिव एक्शन यानी कॉग्निटिव अप्रेजल, उसके बाद आपके पास जो ये फेयर आया ना कि वो जो गाड़ी का आना वो जो खौफ दे रहा था, तो पहले तो दिल आपका डीप इन हार्ट हुआ, उसके बाद आपको जो है वो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो एक्शन रिएक्शन को बता रहा है कि रीजन बता रहा है कि भाई गाड़ी आ रही है, इस वजह से मैं डर रहा हूँ, यानी कि कोई डेंजर सिचुएशन है, दैट्स वाई ये इमोशंस मेरे सामने आ रहा है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि डेंजरस इमोशंस पे मैं ये फील करूँ। अच्छा, अब मैं अगर आपसे ये पूछ लूँ, जैसे मैंने अपना एक्सीडेंट का जिक्र किया, तो जब हम जाते वक्त ऑटो में जा रहे थे, तो उस वक्त जो है ऐसा लग रहा था कि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था कि अभी एक्सीडेंट होगा, अभी एक्सीडेंट होगा। तो उस वक्त वही हार्ट बीट तेज़ हो रही थी, डर सा लग रहा था, खौफ सा आ रहा था। तो दोनों सिचुएशन एक साथ हो गई थी, क्योंकि वो रोड को देखते ही हमारे पास ये दोनों सिचुएशन आ गई कि डर क्या था कि अभी गिरेंगे, ठीक है ना। इमोशनली हमारे पास दिमाग हमें ये मैसेज भेज रहा है कि गिर रहे हो, गिरने वाले हो। हालांकि वो रक्षा वाले की पूरी कोशिश थी कि वो हमें सही तरीके से लेके जाए, लेकिन आते वक्त जब हम आए हैं, जब तक हम खैर से सही सलामत पहुंच गए, जब आते वक्त आए हैं, जब हम आते वक्त आए हैं तो बिल्कुल सीधा रोड था, कोई भी ऐसा मसला नहीं था, आराम से हम काम सिचुएशन में थे, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं किसी गाड़ी का, किसी रोड का। आराम से हमारा रक्षा रुका एक जगह पर, फिर पीछे से एकदम पता नहीं कौन सी गाड़ी हिट हुई और फौरन जो है वो ये एक्सीडेंट हो गया। तो ये बात बताने का मकसद ये है कि समटाइम्स सिचुएशन बहुत हार्श हो रही होती हैं और हमें डर लग रहा होता है कि अभी एक्सीडेंट हो जाएगा, बट वो चीज़ नहीं हो रही होती, लेकिन हमारा डर होता है कि हो जाएगा, ठीक है ना। और बाज़ दफ़ा हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता, तो अनकॉन्शियस चीज़ें भी जो है वो आपके सामने आ रही होती हैं। तो एनी सिचुएशन ऑफ हाउ, क्या आप इस चीज़ को इंटरप्रेट कर सकते हैं?
अब यहाँ पर क्या है, ये एट्रीब्यूशन है, यानी कि द लेबलिंग ऑफ अराउजिंग डिपेंड्स ऑन द एट्रीब्यूशन विच इज द processes of identify the cause of some events. People may attribute their psychological arousal to different emotions depending on the available information, especially about the situation. जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि सिचुएशन है, इवेंट कह रहा है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, फिजिकली डिसऑर्डर्स भी आ रहे हैं, बट इंटीमेट ये हो रहा है कि अभी तक जो है वो चीज़ हुई नहीं है। तो इंटीमेशन और इन्फॉर्मेशन से आपने अपनी सिचुएशन को एनालाइज कर लिया। तो ये चीज़ बताने का मकसद रहा कि ओवरऑल आप समटाइम्स जो है वो कैनन को भी आप जो है वो सही कह सकते हैं, समटाइम्स आप जेम्स को सही कह सकते हैं, और समटाइम्स आप स्केचर को सही कह सकते हैं। वो बात हो रही है जी सिचुएशन ऑफ थॉट्स की, सिचुएशन ऑफ इवेंट्स की, सिचुएशन ऑफ इंफॉर्मेशन की जो आपको मिल रही है। इफ समवन इज वॉचिंग द फाइनल मोमेंट्स ऑफ अ क्रूशल फुटबॉल मैच, यानी कोई भी आप क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, तो उस वक्त आपका क्या एक रैपिड एट्रीब्यूट आता है, वो क्या आता है कि जी ब्रीथिंग हो रही होती है, आपकी हार्ट बीट तेज हो रही होती है, ठीक है ना, परस्पायरेशन हो रही होती है, एक्साइटमेंट हो रही होती है। लेकिन क्या है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस में भी एट्रीब्यूट्स टू एंजाइटी, अब उससे जो है डिप्रेशन बढ़ रहा होगा। फिजिकल चेंज में क्या आ रहा है, ये तो मेंटल चेंज आ रहा है ना। फिजिकल चेंज में क्या आ रहा है कि आपका एंजाइटी बढ़ रही है। तो इफ इंडिविजुअल इज वेटिंग फॉर एन इंपॉर्टेंट एग्जाम टू बिगिन, सो इमोशन डिपेंड्स हाउ वी लेबल आर रिएक्शन। अब अगर जिसका देखें, जिसकी प्रिपरेशन नहीं होगी वो डर रहा होगा, जिसकी प्रिपरेशन हो रही है वो भी डर रहा है। लेकिन दोनों के डर की सिचुएशन क्या है कि जिसकी प्रिपरेशन है अपने एग्जाम्स के लिए, तो वो ये है कि जी पेपर अच्छे से अटैम्प्ट हो जाए, सब चीज़ें क्लियर हो जाए, जो मुझे आता है वही आ जाए। और पत्नी फिर भी एक डर होता है, एक एग्जाम्स का ना एक खौफ होता है। तो वो दोनों के लिए बराबर है, चाहे वो जो टेस्ट देने वाला है, जो नहीं देने वाला। जो देने वाला है, जिसने तैयारी कर कर आया, उसके लिए जो है वो डर की सिचुएशन कुछ और है कि अटैम्प्ट सही हो जाएगा, ऑन टाइम सारी चीज़ें हों और मैंने जो याद किया वही चीज़ें आएँ। और जिसने प्रिपरेशन ही नहीं की, तो उसको तो ओवरऑल ही जो है वो टेंशन है कि होगा क्या, किस तरह से होगा, हम कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये किसने लाइन ड्रॉ की है, कौन है जो यहाँ पर नक्शो निगारी कर रहे हैं, जल्दी से रिमूव करें। एनी एग्जाम्पल यू कैन एक्सप्लेन? सो अप्रेजल क्या हुआ कि हमारा अप्रेजल ऑफ अ सिचुएशन कॉन्ट्रीब्यूट्स। अप्रेजल का मतलब होता है जैसे आप परफॉर्मेंस अप्रेज कर रहे होते हैं, अप्रेजल का मतलब होता है कि आप चेकिंग बैलेंस कर रहे हैं, परफॉर्मेंस को चेकआउट कर रहे हैं, सही ना। एक तो अप्रेज ये होता है कि जी आप जो है वो अप्रेजल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। करेगी अप्रेजल का मतलब होता है कि हम जायजा ले रहे हैं सिचुएशन का, क्या इसमें इमोशंस जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इफ़ वी आर इन अ कार दैट स्टार्ट्स टू रोल डाउन अ स्लिप्स इंक्लाइन, तो हमारा एक्सपीरियंस क्या होगा, खौफ का होगा और टेरर का होगा। बट इफ यू नो दैट कार इज पार्ट ऑफ फेयर will be less or emotion will be different, quality of emotion would be determined by the appraisal of situation. If they are in a neural स्टेट ऑफ ऑटोनॉमिक अरोजल, यानी कि ऑटोनॉमिक आपके पास जैसे आपने सिचुएशन महसूस किया वैसे ही आएगा, उससे हटके तो कोई चीज़ नहीं आ सकती। ठीक है ना। अब इससे रेलिवेंट जरा मुझे कोई एग्जांपल बताएं, 5 मिनट जरा सोचें और मुझे जल्दी से बताएं कि क्या और क्या क्या सिचुएशन आ जाते हैं जिसके बेस पर आप जो है ये अपने इमोशंस को इंटरप्रेट कर सकते हैं, अप्रेज। ठीक है जी, जल्दी से ये 5 मिनट दे रही हूँ और इस सिचुएशन में ज़रा मुझे बताएं। ये आपके पास सिचुएशन है कि अगर ये तीनों थ्योरीज आपके पास हैं
तो हाउ टू बाइफिकेट, क्योंकि सवाल मैंने इसी तरीके से ही बनाए हैं और यही मैं आपको प्रैक्टिस बता दी है, इसलिए मैंने क्विज देकर आपको समझा दिया कि क्विज इसी तरह आएगा, मैं आपसे अपनी तरफ से डेफिनेशन नहीं पूछूंगी। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ आपके पास है, एग्जाम्पल भी आपके पास है, एट्रीब्यूशन है और ये अप्रेजल है, तो जो है वो बताएं। अच्छा जी, अगर जूम बंद हो जाएगा तो दोबारा ज्वाइन कीजिएगा और इतने में जो है आप अपनी एग्जाम्पल कोड करें, मुझे बता दें।